थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक हमारा थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है, पूंजी संरचना के सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, बिजनेस में जो हम पैसा यूज करते हैं, अमाउंट यूज करते हैं, वो कहाँ से आता है? कुछ पैसा आपके इक्विटी शेयर से आता है, कुछ पैसा आपके प्रेफरेंस शेयर से आता है, कुछ पैसा डेब्ट यानी डिबेंचर्स या लोन से आता है, और कुछ पैसा आपके होता है रिटेन अर्निंग, जो हर साल आपको प्रॉफिट होता है उसमें हम कुछ अमाउंट जो है वो डिविडेंड दे देते हैं और कुछ रिजर्व एंड सरप्लस में रिटेन कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट होता है वो रिटेन अर्निंग का पार्ट होता है। तो इसमें आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चार चीजों को इंक्लूड करते हैं। दोबारा सुनिए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एंड रिटेन अर्निंग। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। अब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इक्विटी ज्यादा होना चाहिए, डेब्ट ज्यादा होना चाहिए। तो इन चीजों के लिए हमें अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, तो वो उन्हें बोलते हैं हम थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहां बेसिकली आपको चार थ्योरीज गिवन है जिनको हम यहां पर डिटेल में देखेंगे। पहली थ्योरी आप देखिए, नेट इनकम थ्योरी, शुद्ध आय सिद्धांत। नेक्स्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत। थर्ड है ट्रेडिशनल थ्योरी, परंपरागत सिद्धांत। फोर्थ है मोदी गिलियानी मिलर थ्योरी, मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत। तो ये चार आपकी थ्योरी हैं। दोबारा सुनिए, नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी, मोदी गिलियानी मिलर थ्योरी। तो ये चार थ्योरीज हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमें बताते हैं कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इक्विटी और डेब्ट, इनका जो रेशो है वो क्या होना चाहिए? इक्विटी ज्यादा होना चाहिए, डेब्ट ज्यादा होना चाहिए। तो हम एक एक करके इस थ्योरी को यहां डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं नेट इनकम थ्योरी। अब नेट इनकम थ्योरी आपको क्या एडवाइस कर रहा है? देखिए, उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है, ए फर्म कैन increase the value of the firm and reduce the overall cost of capital by increasing in proportion of debt in its capital structure to the maximum possible extent। ये यूं कहता है कि अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट को इंक्रीज करते हो, जितना पॉसिबल हो उतना इंक्रीज करते हो, तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी? इंक्रीज। तो अच्छी बात है, हम यही चाहेंगे कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो? इंक्रीज हो। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, देखो, रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारे कैपिटल का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो डिक्रीज होगा। तो अच्छी बात है, सभी ये चाहते हैं कि आपका जो कैपिटल का कॉस्ट है वो क्या हो? डिक्रीज। हिंदी में और देख लेते हैं इसे। एक फर्म अधिकतम संभावित सीमा तक अपनी पूंजी संरचना में ऋणों का उपयोग करके पूंजी की समग्र लागत या भारित औसत लागत को न्यूनतम कर सकती है। मतलब अगर आप मैक्सिमम संभावित सीमा तक अगर ऋणों को यूज करते, उपयोग करते हो, तो आपकी समग्र लागत जो है, ठीक है, या भारित औसत लागत तो न्यूनतम कर सकते हो, और आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो आपका क्या होगा? इंक्रीज। फर्म का जो मूल्य है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए, अब ये हमने, अच्छा, ये जो दिया है डेविड डुरांट की थ्योरी है, उन्होंने ही ये चीज दी है। अब इसके तीन ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको एक्सप्लेन अभी करते हैं अपन। देखिए, एस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सबसे पहले ये निकालते हो तो उसका फॉर्मूला है EBIT माइनस आई डिवाइड बाई के। EBIT हम जानते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आई यानी इंटरेस्ट, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये आपका के होता है। इसे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म पूछा होगा, वी यानी वैल्यू ऑफ द फर्म, फॉर्मूला होगा एस हम पहले कैलकुलेट कर चुके होंगे, प्लस डी यानी डेब्ट,
मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, दोनों को आप प्लस करोगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया। फिर हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, EBIT डिवाइडेड बाय V, EBIT जानते हैं और V है ना वैल्यू ऑफ द फर्म, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो केवल जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डेटा होगा उसको इस फॉर्मेट में आपको पुट करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब उसमें फिर हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि इसे प्रूफ कीजिए इस थ्योरी को, तो हमें क्या होगा, गिवन होगा हम डेब्ट इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक बार तो जो नॉर्मल एग्जिस्टिंग आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उस पे हम ये वैल्यू ऑफ द फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, फिर इंक्रीजिंग डेब्ट पे करेंगे, फिर डिक्रीजिंग डेब्ट पे करेंगे, तो उससे ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि हाँ डेब्ट को बढ़ाने से वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ रही है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है, और जैसे ही डेब्ट को हम कम करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म कम हो जाएगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज कौन बता रहा है, नेट इनकम थ्योरी। अब सेकंड है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। ये आपको क्या कहती है, वो कहती है भाई आपके डेब्ट और इक्विटी के रेशियो में आप चेंज करोगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिक्स ही रहेगी, वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार आप पहले इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड थ्योरी इसमें बताता हूं। अब इसमें आप सेकंड जो आपका मेथड है, देखिए अप्रोच, ये जो है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत हम इसमें देख रहे हैं। ये जस्ट अपोजिट जो आपका है नेट इनकम थ्योरी है। ये भी जो दिया है डेविड डुरान की ही थ्योरी है, और ये कहते हैं कि भाई आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कुछ भी रखिए, डेब्ट इक्विटी को चेंज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई चेंज नहीं होगा, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी फिक्स ही रहेगी। देखिए क्या कह रहे हैं ये, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म यानी V is not affected by the change in the capital structure। कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करो, वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO remain fixed irrespective of debt equity max। KO ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा चाहे डेब्ट इक्विटी को कैसे भी चेंज करो। अब इसमें ये देख लीजिए हिंदी में भी, इस सिद्धांत के अनुसार एक फर्म की पूंजी संरचना में परिवर्तन फर्म के कुल मूल्य और को प्रभावित नहीं करता है तथा पूंजी की समग्र लागत स्थिर रहती है, चाहे अर्थ प्रबंध कोई भी विधि अपनाई जाए। कोई भी विधि मतलब डेब्ट ज्यादा रखो, इक्विटी ज्यादा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके ये फॉर्मूले हैं। अच्छा, ये फॉर्मूले जस्ट जो हैं फर्स्ट वाले के अपोजिट हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं ये कैसे बने। अगर आपको पहले वाले याद होंगे तो ये अपने आप हो जाएंगे। देखिए यहां एक बार समझ लीजिएगा, पहले में आपने जो फॉर्मूला यूज किया था वो एस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का किया था, EBIT माइनस आई डिवाइड बाय के, ये फॉर्मूला था। फिर VS प्लस D और KO EBIT डिवाइडेड बाय V, ये फॉर्मूले हमने उसमें देखे थे। अब ये कैसे बने, देखिए इसमें क्या है, डिफरेंस है। आपको पहले वाले क्वेश्चन में KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन होता था और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पूछा होता था। यहां ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको गिवन होगा इस अप्रोच में, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें पूछेंगे। ठीक है, तो KO यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा। तो देखिए ये आपको वहां गिवन होगा, EBIT गिवन होगा, तो क्या निकलेगा V। तो आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये यहां जाएगा और ये यहां, तो फॉर्मूला हो गया EBIT डिवाइडेड बाय KO। बना कि नहीं बना फॉर्मूला, ये वाला जो है ये रहा फर्स्ट वाले का अपोजिट। ठीक है, अच्छा अब आपको V कैलकुलेट, ये हो चुका है कैलकुलेट। D यानी डेब्ट हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, तो S निकालोगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। S का फॉर्मूला देखो, ये इधर माइनस होगा तो फॉर्मूला V माइनस D, आपका S भी निकल गया। अब ये फर्स्ट फॉर्मूला था पहले वाले में, अब यहाँ S मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें पता चल चुका है कि कैलकुलेट हो चुका है, और KE पूछेंगे तो KE कैसे निकलेगा, ये यहां जाएगा ये यहां,
फॉर्मूला हो गया EBIT माइनस आई डिवाइडेड बाई एस। तो ये फॉर्मूले ये बन चुके। तो अगर आपको फर्स्ट वाले फॉर्मूले याद हैं तो उनका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा डिफरेंस। फिर दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले में आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन होता था KE और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO कैलकुलेट करना होता था। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी में वो कहता है KO ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिक्स रहता है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जब KO गिवन होगा तो हमें KE कैलकुलेट करना होगा। तो फॉर्मूले फर्स्ट वाले के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूले आपके इसमें थे। अच्छा, बाकी सब आपको मैंने कहा जो आपकी ये जो थे वो चीजें सेम है, ऐसे ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, शेयर वैल्यू ऑफ द फर्म, डेब्ट वगैरह ये सब, ठीक है। तो दोबारा सुनिए, नेट इनकम थ्योरी क्या कहती है कि हाँ डेब्ट इक्विटी मिक्स के अंदर डेब्ट को क्या कीजिए आप, इंक्रीज। लेकिन ये क्या कहते हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डेब्ट इंक्रीज करो डिक्रीज करो, आपका वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहेगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिक्स रहता है, ठीक है। अब पहले से कॉपी कर लीजिए, फिर हम थर्ड डिस्कस करते हैं। अब इसमें थर्ड मेथड अपन डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी, परंपरागत सिद्धांत। देखिए ये क्या कहता है, ये दोनों के बीच जो फर्स्ट और सेकंड नेट इनकम थ्योरी और नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी के बीच का रास्ता आपको बताता है। ये कहता है कि हाँ सही बात है, अगर आप डेब्ट को इंक्रीज करोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी। मतलब नेट इनकम थ्योरी को वो सपोर्ट करता है। लेकिन वो साथ कहता है कि नहीं, कुछ लिमिट तक, अगर उस लिमिट के ऊपर अगर आपने डेब्ट को बढ़ाया तो फर्म में, कंपनी में आपकी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगी। देखो सारा ही काम आप डेब्ट से कर रहे हो, सारा ही लोन ले रखा है आपने, तो रिस्क बढ़ जाती है। और रिस्क बढ़ने से जो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE है ये इंक्रीज हो जाता है, और इसके इंक्रीज होने से फिर अपोजिट होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या कहता है कि एक लिमिट तक आपको डेब्ट को इंक्रीज करना चाहिए। देखिए, according to this approach a firm can reduce the overall cost of capital or increase the total value of the firm by increasing the debt proportion in its capital structure to a certain limit, एक लिमिट तक। बियॉन्ड दिस लिमिट, अगर इस लिमिट से ज्यादा आप जाते हो, एडिशनल डज ऑफ डेब्ट में रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर उससे ज्यादा डेब्ट बढ़ाओगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल विल इंक्रीज ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्क। ज्यादा डेब्ट लोगे, रिस्क बढ़ जाएगी, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इंक्रीज। जहां रिस्क होता है तो इक्विटी कैपिटलेशन जो रेट है वो बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए हिंदी में भी, इस विचारधारा के अनुसार एक फर्म अपनी पूंजी संरचना में ऋण अनुपात में वृद्धि करके एक सीमा तक पूंजी की समग्र लागत को कम कर सकती है, एक सीमा, लिमिट तक, तथा फर्म के कुल मूल्य को बढ़ा सकती है, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। इस सिद्धांत, इस सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद ऋण की अतिरिक्त मात्रा की समग्र लागत में वृद्धि, समग्र लागत बढ़ जाएगी आपके, और फर्म के कुल मूल्य में कमी ला सकती है। और ये क्यों ला सकती है, मैंने कहा था आपके वित्तीय जो फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है, वो आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वित्तीय जोखिम है उसमें वृद्धि हो जाती है, उससे आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। चलिए अब फॉर्मूले की बात करें तो इसमें वही फॉर्मूले लगेंगे जो फर्स्ट नेट इनकम थ्योरी में देखे थे, सेम फॉर्मूले, कोई चेंज नहीं है। इसमें भी मैंने आपको कहा कि ई जो है वो गिवन होगा और KO हमें पूछेंगे। सेकंड वाला जो अपन ने देखा था उसमें KO गिवन था, KE पूछा था, तो फॉर्मूले अपोजिट हो गए थे। लेकिन इसमें फर्स्ट वाले जो फॉर्मूले वही यूज होंगे, नेट इनकम थ्योरी वाले, ठीक है। तो नेट इनकम थ्योरी वाले हैं तो ये भी याद है, सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें केवल वैल्यूज क्या करना है, पुट करना है,
ठीक है, तो ये इसको थर्ड वाले को भी आप कॉपी कर लीजिए। फिर हम फोर्थ नंबर मोदी गिलानी मिलर थ्योरी को देखते हैं। पहले इसे कॉपी कर लीजिए। फोर्थ अप्रोच इसके अंदर देखिए, मोदी गिलानी मिलर थ्योरी जो हम वो देख रहे हैं। इसमें क्या है कि दो सिचुएशन उन्होंने दे रखी है। एक तो आपके दे रखी है इन द एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। पहले तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी तो उस समय कॉर्पोरेट टैक्स को इग्नोर किया था कि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, लेकिन 1963 में उन्होंने देखा कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स तो होता ही है एक्चुअल में। कहीं पर भी अगर अपन देखें किसी भी देश में तो टैक्स नहीं हो ऐसा नहीं होता, कॉर्पोरेट टैक्स तो होता ही है। तो उन्होंने अपनी फिर थ्योरी में थोड़ा सा जो है चेंजेस किया। पहली थ्योरी में तो वो क्या कहते थे, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी को सपोर्ट करता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में व्हेन कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज कर दिया 1963 में कॉर्पोरेट टैक्स तो होता ही है। तो फिर वहां उन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज एंड और कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब ये बाद में नेट इनकम थ्योरी, फर्स्ट जो थ्योरी थी उसको सपोर्ट करने लगे। अब तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म। अब ये लिवरेड फर्म या अनलिवरेड फर्म क्या होती है? लिवरेड फर्म वही है जो लिवरेड यानी डेब्ट यूज करती है। अनलिवरेड फर्म वो होती है जो डेब्ट यूज नहीं करती है। ठीक है, तो लिवरेड फर्म मतलब इसे लिवरेड फर्म जो डेब्ट यूज कर रही है, अनलिवरेड फर्म जो डेब्ट यूज नहीं कर रही। तो ये कहते हैं कि जो फर्म डेब्ट यूज करती है उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा होती है। ठीक है, उसका ये देखिए फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म का EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई के, ये फॉर्मूला होता है। और लिवरेड फर्म जो है उसका वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म जो आप निकालेंगे उसमें प्लस DT, D यानी डेब्ट और T यानी टैक्स रेट, वो मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, जैसे ये वैल्यू ऑफ द फर्म का ये फॉर्मूला है तो आप ये भी पुट कर सकते हो, इसमें प्लस DOT, D यानी डेब्ट, T यानी टैक्स रेट मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म निकलेगा। लेकिन ये कहता है कि वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी वैल्यू ऑफ द अनलिवरेड फर्म। तो ये इसका पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने देखा, पूरा थ्योरी देखा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो जब हम करेंगे तो ये और प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो आगे के लेक्चर्स आप देखिएगा और नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स आए तो वो आपको उसकी पता चले। अच्छा, ये 4 थ्योरीज हमने डिटेल में देखी हैं। आपने वो पहले वाली भी कॉपी कर ली होंगी, इसे भी कॉपी कर लीजिए। और हाँ, कॉपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कभी भी आप जब रिवाइज करेंगे और ये चीज़ आपके सामने होती है लिखी हुई तो पढ़ना आसान होता है। तो आप इसे प्रॉपर कॉपी कर लीजिए ताकि जो फर्दर आपके क्वेश्चंस करें तो उसमें आपको इजी रहे देखने में कि भाई हाँ ये फॉर्मूला हम कहाँ से ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। थैंक यू।